नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, समरकंद घोषणा पत्र पर हाल ही में किस समूह के सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? आपके विकल्प हैं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन, पूर्वी आर्थिक मंच, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो की शंघाई सहयोग संगठन। समरकंद घोषणा पत्र के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के नेताओं ने शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में इसके मुख्य दस्तावेज समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और इसे जारी किया। यह देखते हुए कि दुनिया महान परिवर्तनों और विकास के एक नए युग की ओर कई चुनौतियों और खतरों का सामना कर रही है, समरकंद घोषणा क्षेत्रीय स्थिरता, सतत आर्थिक विकास, परिवहन और संचार संबंधों को मजबूत करने, एक अधिक प्रतिनिधि मूलक, लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। इस रूप में समरकंद घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, शंघाई सहयोग संगठन। आज के न्यूज़पेपर्स में भी इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। आप इस मानचित्र में भी समरकंद शहर की अवस्थिति को देख सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि समरकंद दक्षिण पूर्वी उज्बेकिस्तान और मध्य एशिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि अर्थात भूमि में या उस पर अधिकार 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा का उद्देश्य संपत्ति लेन देन के लिए वही भूमिका निभाना है जो सेबी पूंजी बाजार में प्रतिभूति लेन देन के लिए करता है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक, केवल दो, दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा की, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम 2016 के अनुसार रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य घर खरीदारों की रक्षा करना और रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा देना है। इससे संबंधित विधेयक को 2016 में पारित किया गया था और यह 2017 से प्रभावी हुआ। आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह अधिनियम रियल एस्टेट क्षेत्र के नियमन के लिए प्रत्येक राज्य में रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा की स्थापना की बात करता है, जो त्वरित विवाद समाधान के लिए एक निर्णायक निकाय के रूप में भी कार्य करता है। इस प्रकार रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण यानी रेरा का उद्देश्य संपत्ति लेन देन के लिए उसी प्रकार की भूमिका को निभाना है जिस प्रकार से सेबी पूंजी बाजार में प्रतिभूति लेन देन के लिए कार्य करता है। हालांकि आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं भूमि की यानी भूमि और उस पर अधिकार की, तो वह 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के अंतर्गत आने वाला विषय है। इस रूप में पहला जो हमारा कथन है वह सही नहीं है, हालांकि दूसरा हमारा कथन सही है, और चूंकि हमसे सही कथन की पहचान करने को कहा गया है इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो। आज के न्यूज़पेपर्स में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित कीजिए। अशकाबाद, अस्ताना, बिश्केक की दुशांबे। आपके विकल्प हैं 1 2 3 4, 2 4 1 3, 3 2 4 1 की 4 2 1 3। जिन शहरों को आपको व्यवस्थित करने को कहा गया है उसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। यह मध्य एशियाई देशों की राजधानियां हैं, जिसमें अस्ताना महत्वपूर्ण है, ताशकंद महत्वपूर्ण है, अशकाबाद महत्वपूर्ण है, दुशांबे महत्वपूर्ण है और बिश्केक की भौगोलिक स्थिति को आप देख सकते हैं। यदि हम इन्हें पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करने का प्रयास करें तो आप ये देख सकते हैं कि अशकाबाद सबसे पश्चिम में अवस्थित शहर है, वहीं दूसरी ओर बिश्केक सबसे पूरब में अवस्थित शहर के रूप में देखा जा सकता है। इस रूप में यदि हम विकल्पों में देखें तो विकल्प 3 यानी बिश्केक सबसे पहले होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अशकाबाद सबसे पश्चिम में होना चाहिए, यानी हमारा सही क्रम हो जाएगा यह 3 2 4 और 1, और हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी।
आज के न्यूज़पेपर में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि किर्गिस्तान ताजिकिस्तान सीमा पर संघर्ष में लगभग 30 लोगों के मारे जाने और दर्जनों के घायल होने की खबर है। आपको ये ध्यान रखना है कि किर्गिस्तान ताजिकिस्तान की सीमा सोवियत संघ के पतन के बाद से ही विवादित रही है। इसके चलते दोनों देशों के मध्य संघर्ष विराम पर सहमति के बावजूद एक ताजा झड़प हाल ही में देखी गई, जो अभी भी जारी देखी जा सकती है और दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हिंसा शुरू करने और संघर्ष विराम को उल्लंघन करने का आरोप लगा रहे हैं। आप इन मानचित्रों में भी इन देशों की अवस्थिति को देख सकते हैं, जिसमें किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान को आपको ध्यान रखना है। हालांकि इन दोनों के मध्य जिस प्रमुख क्षेत्र को लेकर विवाद है वह बाटकन प्रांत है, जिसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से गलत है या है? ग्रीन हाउस प्रभाव मानव जनित क्रिया प्रेरित घटना है जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करने के लिए उत्तरदायी है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना सतही औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होगा। आपके विकल्प हैं केवल एक, केवल दो, दोनों, कि इनमें से कोई भी नहीं। जब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव की, तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूर्य से विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित होते हैं और वापस अंतरिक्ष में परावर्तित नहीं होते हैं। इस प्रकार से यह पृथ्वी की सतह को इंसुलेट करता है और इसे जमने से रोकता है। इससे पृथ्वी की सतह गर्म रहती है, जिससे पृथ्वी पर जीवित प्राणियों का अस्तित्व संभव हो पाता है। यह भी कहा जाता है कि यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो इससे सतह का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस हो गया होता। हालांकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते स्तर के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है, जिसके कई नकारात्मक प्रभावों को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से जब हम बात करेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि यह एक प्राकृतिक घटना है, यानी पहला जो हमारा कथन है वह गलत है। हालांकि दूसरा कथन हमारा सही है, और चूंकि हमसे गलत कथन के बारे में पूछा गया है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अपने कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के प्रयास में भारतीय वायुसेना अपने एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को 10% ब्लेंडेड बायोडीजल के साथ उड़ाने की योजना पर कार्य कर रही है, ताकि कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सके। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2022 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए, क्योंकि इसका लक्ष्य है स्वास्थ्य की सार्वजनीन व्याप्ति है। अंततोगत्वा भारत के हर नागरिक को इसका हिस्सा हो जाना चाहिए। यह पूरे देश में निर्बाध रूप से लागू किया जा सकता है। आपको ये बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या से सही है या है। केवल एक और दो, केवल तीन, केवल एक और तीन, कि एक, दो और तीन। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका उद्देश्य है सभी भारतीय नागरिकों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरिकों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक पहुंचने में मदद करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य आईडी प्रदान करना है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने इसे निजी और सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा अपनाने के लिए अनिवार्य नहीं बनाया है, यानी इसे अपनाना स्वैच्छिक है। इस रूप में पहला जो हमारा कथन है वह सही नहीं है। इसी प्रकार से आपको यह भी ध्यान रखना है कि हर नागरिक के लिए भी इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है, अपितु ये स्वैच्छिक है। इस रूप में दूसरा कथन भी हमारा सही नहीं है। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य मेडिकल रिकॉर्ड तक पहुंच को आसान बनाना है और प्रत्येक नागरिक के लिए इसे चूंकि अनिवार्य नहीं बनाया गया है, किंतु इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करने वाला है और यह स्वास्थ्य आईडी यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य पहचानकर्ता के माध्यम से पूरे देश में एक निर्बाध पोर्टेबिलिटी को सक्षम करेगा। यानी तीसरा कथन हमारा सही है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल तीन। अब हम आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं, जिसमें हम बात करेंगे हैदराबाद मुक्ति दिवस पर, जो आज के इंडियन एक्सप्रेस अखबार में प्रकाशित हुआ है।
हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में विलय के 75 साल पूरे होने पर केंद्र और राज्य सरकारें हाल ही में तेलंगाना में अलग अलग कार्यक्रमों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराएंगी। यदि हम हैदराबाद के भारत संघ से जुड़ाव के इतिहास को जानने का प्रयास करें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तब भी 500 से अधिक रियासतों को वह भारत संघ में शामिल करने के लिए संघर्ष कर रहा था। जिन राज्यों ने स्वयं को संघ में शामिल नहीं किया था उसमें हैदराबाद भी शामिल था, जिसके चलते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रसिद्ध रूप में कहा था कि एक स्वतंत्र हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर के समान हो सकता है। 1940 के दशक में कम्युनिस्टों के नेतृत्व में एक मजबूत किसान आंदोलन हैदराबाद के निजाम की सरकार के खिलाफ शुरू हुआ। जब भारत में विलय के बारे में चर्चा शुरू हुई तो निजाम और कुलीन वर्ग एक स्वतंत्र हैदराबाद के पक्ष में थे, लेकिन किसान प्रदर्शनकारियों सहित अधिकांश आबादी भारत संघ में शामिल होना चाहती थी। अतः निजाम ने किसानों को आतंकित करने, उन्हें दबाने के लिए और भारत संघ में शामिल होने के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का नेतृत्व करने के लिए रजाकार नामक एक अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया। 27 अगस्त 1948 को भैरनापल्ली में 96 ग्रामीणों सहित भारत में विलय की मांग को कुचलने के लिए रजाकारों ने गांवों को लूटा और अंधाधुंध हत्याएं करी। अंततः मजबूर होकर 17 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने रियासत में प्रवेश किया, जिसमें ऑपरेशन पोलो के हिस्से के रूप में आधुनिक तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ हिस्सों को भारत में शामिल करवाया गया। इस प्रकार से एक हफ्ते से भी कम समय में निजाम और रजाकार दस्तों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार से नवाब हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सहमत हुआ। बदले में उसे लोकतांत्रिक राज्य हैदराबाद का राज्य प्रमुख यानी राज्यपाल बनाया गया। इस प्रकार से इसे सत्ता से बाहर होने की भावना के बिना एक राजा के लोकतंत्र में एक सहज संक्रमण के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।